Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter federalism and I am going to make a fourth video. So let's start the video. States were created not on the basis of language but to recognize difference based on. Options are culture, ethnicity, geography, all of these. तो इसमें बताया गया है बहुत से स्टेट जो है वो क्रिएट नहीं किए गए थे भाषा के आधार पे, बल्कि उनको कहने की पहचान देने की बात की गई थी किसके बेस पे, कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 तक बढ़ते हैं। व्हेन वाज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शंस आर इन 1951, इन 1963, इन 1997, इन 1953। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है 1953। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब बनाया गया था? 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। A government formed by the coming together of at least two political parties is. Options are union government, combination government, coalition government, mixed government. तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है कि जब दो पार्टीज़ मिलके क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दो कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके क्या है एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे? तो आपके ऑप्शन है यूनियन गवर्नमेंट, कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, मिक्स्ड गवर्नमेंट। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन? कौन सा स्टेप है जो कहने के डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? आपके ऑप्शन है रेगुलर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST, फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। सो हियर इज द ऑप्शन डी इज क्लियर। सो डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग चेंजेस इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट, एनी चेंज ऑफ टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ विद एट लीस्ट 2/3 majority, then it has to be ratified by the legislature for at least half of the total states. Option D, the parliament alone has the power to amend the provisions regarding power sharing. So option D is correct. The parliament alone has the power to amend the provisions regarding power sharing. Let's start the question number 91. When was the beginning of the era of coalition government at the center, which led to the new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government? So here are the options: 1980s, 1990s, 1870s, 2000 onwards. So correct answer is option B, 1990s. भाई क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये पूछा गया है कहीं ना कहीं जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सेंटर में जो है वो कहीं ना कहीं बन कर आई, और जिसने कि एक नए कल्चर को, पावर शेयरिंग के नए कल्चर को कहने के ईजाद किया, उसको डेवलप किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी ऑटोनॉमी को लेके कहने के एक तरह से शुरुआत हुई। तो कब हुई? 1990s, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड। फेडरल पावर शेयरिंग में जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक अनदर जो टायर ऑफ गवर्नमेंट की कहने की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है, नीचे आती है। तो आपका ऑप्शन है स्टेट ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, तहसील। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो है थर्ड टाइप के जो कहने की पावर शेयरिंग जो की गई है थर्ड लेवल में, वो है लोकल गवर्नमेंट को दी गई है पावर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट सो डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड किया गया, उसमें चेंज किया गया, और जो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट थी या जो डेमोक्रेसी थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। कब? तो यहाँ पे आंसर आपका है 1992 में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, सपोज अगर पावर को डिवाइड करने से रिलेटेड कोई मामला आ जाता है तो उसको कौन देखेगा, उस पर डिसीजन कौन ले सकता है? तो आपके ऑप्शन है द हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मेक अ डिसीजन, द हाई कोर्ट्स मेक अ डिसीजन, ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट मेक्स डिसीजन, ऑप्शन डी द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। So here is the option D, the High Court and the Supreme Court make a decision, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। In case of clash between the laws made by the center and a state on a subject in the concurrent list, तो आपके ऑप्शन है द स्टेट लॉ प्रिवेल्स,
द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, बोथ द लॉज प्रिवेल्स within their respective jurisdiction. Option D, the Supreme Court has to intervene to decide. So here is the option B is correct, the central laws prevails. मतलब क्वेश्चन का अर्थ समझिए पहले तो आप। इसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर लॉज को लेकर कहीं ना कहीं क्लैशेज हो जाए, किन के बीच में, सेंट्रल स्टेट को बीच में हो जाए, कहीं ना कहीं क्लैशेज हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, है ना, तो और वो टॉपिक कौन सा हो, वो सब्जेक्ट किससे रिलेटेड हो, कंकरेंट लिस्ट, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं किसकी ज़्यादा चलेगी, कहीं ना कहीं तो वो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलेगी उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96, विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ऑप्शंस आर पीरियड आफ्टर 1990, पीरियड आफ्टर 2000, पीरियड आफ्टर 1980, पीरियड आफ्टर 1970। सो हियर इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट, पीरियड आफ्टर 1990। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का अर्थ समझिए आप भाई, किस पीरियड को कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि उस समय जो है नई नई जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सामने उभर कर आई है ना स्टेट्स में, तो वो 1990 के बाद ही शुरू हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया टू, ऑप्शंस आर इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, इंश्योर पीपल प्रॉपर सेफ्टी ऑफ द पीपल, इंश्योर प्रॉपर रूल, नॉन ऑफ द अबव। So here is the option A is correct. Ensure that people who spoke the same language lived in the same state. न्यू स्टेट्स को कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया था और ये इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलने वाले सेम स्टेट में रह सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, रिस्ट्रक्चरिंग द स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस इज़ वन मोर वे इन विच। भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को जो है एक तरह से रिस्ट्रक्चर किया गया है, और क्यों किया गया है कहीं ना कहीं ये एक तरीका बताया गया है, ये कहने के बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन, सोशलिज्म स्ट्रेंथन, फेडरलिज्म स्ट्रेंथन, नॉन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इज द फेडरलिज्म इज स्ट्रेंथन। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को कहने के रिस्ट्रक्चर किया गया और एक तरीका है ये कहने के फेडरलिज्म को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है, उसको ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ पढ़ते हैं। When power is taken away from the central and state government and given to local government, it is called, options are decentralization, sorry, option A है centralization, option B decentralization, option C take over government, none of these. So here is the option B is correct, decentralization, जिसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जब पावर सेंट्रल स्टेट्स की और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को जो है कहीं ना कहीं टेकन ना भी मतलब ले लिया जाता है और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट जो कि लोकल गवर्नमेंट है उसको दे दिया जाता है, तो इस सिस्टम को क्या कहा गया है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100, मेजर स्टेप्स टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज टेकन अप इन। जी क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर स्टेप टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था और इंडिया में कब लिया गया है, तो आपका देखिए डायरेक्टली बात करते हैं तो इसमें ईयर 1992 को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 1/4 ऑफ द पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ऑप्शन सी, सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs, STs एंड OBCs। Option D, State Election Commission look after these elections. So here is the option A is correct. 1/4 of the positions are reserved for women. देखिए इसमें बात की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में और डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, और इसमें वो बात नहीं है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसमें एक चीज़ इसमें से इनकरेक्ट है और वो यही है ऑप्शन ए, कि वुमेंस के लिए 1/4 जो है पोजीशन निर्धारित की गई थी, राइट। नहीं, बल्कि कितनी की गई थी, 1/3 की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज, तो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ बता दिया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भाई जो लोकल गवर्नमेंट को कहने पावर डिवाइड की गई है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कहने में, इट हैज़ डिपेंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री,
It has uprooted the democracy at local level in our country. It has failed in conducting the regular elections of local bodies. None of the above. So option A is the correct. It has deepened the democracy in our country. इसने कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जो है ले गया है. इट मीन्स कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है. ठीक है, डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं. क्या लोकल गवर्नमेंट जो पावर डिवाइड की गई है वो, उससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है. ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ ने इसी को अपनाया है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे बनता है, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी रहेगा करेक्ट, वुमेन. भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए कितना जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है, तो वो 1/3 जो पोजीशन रखा गया है किसके लिए रखा गया है, सीट रिजर्व किसके लिए की गई है, वुमेन्स के लिए की गई है. राइट, तो उसको याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 105, इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एट लीस्ट डैश ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया गया है. तो कितना रिजर्वेशन रखा गया है, 1/3 रखा गया है. ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 1/3. क्वेश्चन नंबर 106, विच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई कौन सा जो है बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, किससे रिलेटेड, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड. तो आपके ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट हाई कोर्ट, पार्लियामेंट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बजाय आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को टिक करेंगे, ये याद रखिएगा. हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इट मीन्स जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो आपका ऑप्शन है बी, मेयर. ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा के दे दिया जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की आपकी आवश्यकता नहीं है. हु इज़ द हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, उसका जो हेड कौन होता है, आपके ऑप्शन है सरपंच, वार्ड कमिश्नर, मुखिया, मेयर. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, मेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफिसर्स आर कॉल्ड. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है. ठीक है, मेयर, जिसको हिंदी में हम लोग महापौर भी कहते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन है 110, डैश इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड अ पंच एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच. ऑप्शंस आर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़. सो हियर इज़ द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ग्राम पंचायत. भाई ग्राम पंचायत जो है वो उसमें बहुत से वार्ड मेंबर्स शामिल होते हैं जिनको हम पंच भी कहते हैं, और इसका प्रेसिडेंट होता है जिसको हम लोग सरपंच भी कहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो है ऑप्शन रहेगा आपका ए करेक्ट, ग्राम पंचायत. क्वेश्चन नंबर 111 है, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ. भाई बहुत सी ग्राम पंचायत मिलकर एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है. आपके ऑप्शन है पंचायत समिति, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ए, पंचायत समिति, जिसको बहुत बार हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है 112, म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन डैश वेयर एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर डैश. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मॉल टाउन्स एंड बिग टाउन्स. Municipalities are set up in small towns, whereas municipal corporations are set in big towns, right? Next question number 113. Both municipalities and municipal corporations are dash controlled by elected bodies consisting of people's representatives, controlled by the union government, controlled by the state government या independent bodies. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है करेक्ट, controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Question number 114. Who among the following is called head of the state at the state level? ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट किसको कहा गया. आपके ऑप्शन है सीएम, स्पीकर ऑफ विधानसभा, गवर्नर, मेयर. तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गवर्नर. याद रखिएगा, गवर्नर को ही कहा गया है हेड ऑफ द स्टेट लेवल. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 115 है, हु एडमिनिस्टर द होल डिस्ट्रिक्ट. तो आपके ऑप्शन है सरपंच, मेयर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, सेशंस जज.
सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स, पंचायती राज में क्या शामिल है इस सिस्टम में। आपके ऑप्शन है विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज एंड स्टेट लेवल्स, विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल्स, विलेज स्टेट एंड यूनियन लेवल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका करेक्ट, विलेज ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 117 बनता है कुछ इस तरह से कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नॉन एज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म्ड होती है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, पंचायती राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाउ इज़ पंचायत समिति फॉर्म्ड, पंचायत समिति इसको बहुत बार हम ब्लॉक भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो पंचायत समिति जो है कैसे बनती है, आपके ऑप्शन है बाय अ फ्यू ग्राम पंचायत व्हेन आर ग्रुप टुगेदर, ऑप्शन बी बाय द पोस्ट मोस्ट members of the Jilla Parishad, by all MPs and MLAs in the blocks, none of the above. So by a few gram panchayats where are grouped together, it is known as पंचायत समिति। जब बहुत सी ग्राम पंचायत मिलके जो है इकट्ठे हो जाती है तो उसको क्या कहा गया है, यहाँ पे पंचायत समिति कहा गया है, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून। तो देखिए ये जो कार्टून है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो पावर्स है वो कहीं के डिवाइड की जा रही है, सबने कटोरा पकड़ा हुआ है हाथ में, है ना। तो ये कहने के स्टेट लेवल के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं, और सोनिया गांधी जो सासू माँ, जिनको हम इंदिरा गांधी जी जो है के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहने की पावर डिवाइड कर रही है, और ये उस समय क्या है सेंट्रल पोजीशन में थी, और ये कहने के पावर्स को डिवाइड कर रही है इसमें, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना कि ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है। तो आपके ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर अंडरमाइनिंग द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट प्लीडिंग फ्रॉम सेंटर एंड फॉर मोर पावर, मिस यूज़ ऑफ पावर्स बाय द स्टेट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी क्लियर है, स्टेट प्लीडिंग फ्रॉम सेंटर फॉर मोर पावर। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है ये प्लीडिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो मांग कर रहे हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही जैसे पिक्चर है तो इस पिक्चर को थोड़ा और घुमा कर दे दिया गया है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या आएगा, देखिए नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून। ऑप्शंस आर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर बेगिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ऑप्शन सी अ लेडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स टू द बेगर्स, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको दबा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, स्टडी द गिवन कार्टून्स एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको कुछ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट, देखिए, और यहाँ पे अन्य बहुत छोटी छोटी पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टीज़ है, और वहीं पे सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें जो ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी जो बैठी हुई है, और इनके बारे में बताना है ना क्वेश्चन में। कोलिशन गवर्नमेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, गठबंधन सरकार जिसको हम लोग कहते हैं, जब बहुत सी पार्टीज़ मिलकर क्या है आपस में दोस्ती कर लेती है और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बहुत बार इसको हिंदी में हम लोग जो है जानते हैं गठबंधन सरकार के नाम से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज़ शोन इन दिस कार्टून। भाई ये जो लीडर है जो राजगद्दी में बैठा हुआ है ना, तो ये लीडर का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है राजीव गांधी, IK गुजराल, HD देवगौड़ा, AB वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय वीडियोस एंड इंक्रीज्ड योर नॉलेज, राइट। सो डोंट फॉरगेट प्रेस माय यूट्यूब चैनल्स आइकन। तो गाइज़ मेरे पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और चैप्टर नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा फ़ायदा होगा, पहुँचेगा। और आपको पता है पहला जो पेपर है वो on 30 को मेरा ही है SST का, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, और क्योंकि पेपर ईजी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।